सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज ऋषि यादव एंड यू आर वाचिंग रोजगार टू सरकारी। सो आज की वीडियो में जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो हम लोग कवर करेंगे 5 ईयर प्लान्स को, जिसका जो कि टॉपिक नंबर 6 है। इससे पहले 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग कवर करेंगे 5 ईयर प्लान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेटेजी का। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो ये समझिए कि इकोनॉमिक्स में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को छोड़ दिया है। एक ये 5 ईयर प्लान्स हो गया, एक ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, आईपीआर थोड़ा सा हो गया, और साथ ही में आपको क्या देखने को मिलता है 1991 की एलपीजी जो रिफॉर्म्स हैं, इन टॉपिक्स को हमको करना ही होता है इकोनॉमिक्स में। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स का ये पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं 5 ईयर प्लान्स। इससे पहले जो हमने 5 टॉपिक्स करे उन सबकी वीडियो आपको स्ट्रेटेजी के वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ये टॉपिक हमने कल भी करा था लाइव आके, बट लाइव में काफ़ी सारे इशूज़ हो गए नेट का, इसी वजह से वो वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हो पाई कि आप उसको देख सकें। इसी वजह से मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई प्रॉब्लम हो वीडियो देखने में। तो सारी चीज़ों को दोबारा से कवर कर लेते हैं। सबसे पहले 5 ईयर प्लान है क्या? तो 5 ईयर प्लान बेसिकली वही है कि 5 वर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। अब पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है कि 5 वर्षों की हमने योजना बनाई। तो मेन चीज़ है बड़े भाई कि हमने 5 वर्षों की योजना बना ही क्यों? हम 1 वर्ष की भी तो बना सकते थे, हम 10 की भी बना सकते थे, हम 50 की भी बना सकते थे। तो रीज़न ये है कि देखो, देश अभी आज़ाद हुआ है 1947 में। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग, इतना खाना नहीं है कि हम लोग लोगों को खवा पा रहे हैं, इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। हम लोग को भी तो दूसरों की तरह डेवलप्ड होना था। हम लोग के ऊपर जो 190 साल अंग्रेजों ने बेसिकली राज करा, हमें भी तो उनसे उभरना था ना, और उनसे उभरने के लिए हमको धीरे धीरे कुछ सेल्फ रिलायंस बनना था, सेल्फ सफिशिएंट बनना था, और इंडस्ट्रीज लानी थी अपने यहाँ पर, बहुत सारे काम करने थे। तो हम लोगों ने सोचा कि यार 1 साल की प्लानिंग में तो ये सारी चीज़ें हो नहीं पाएंगी, और 20 साल का सोचोगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि 5-5 साल के कुछ प्लान्स बना लेते हैं, उनमें हम लोग कुछ फोकस रखेंगे और देखेंगे वो चीज़ कवर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। और अगर वो चीज़ कवर हो पा रही है, जितना हम लोगों ने टारगेट बनाया, अगर वो चीज़ हमारी कवर हो पा रही है तो अगली बार हम टारगेट्स को बढ़ा देंगे, और अगर कवर नहीं हो पा रही है तो अगली बार हम टारगेट्स को घटा देंगे। तो उस टाइम पे ये इंट्रोड्यूस होते हैं 5 ईयर प्लान्स, और यही वो 5 ईयर प्लान्स है जो धीरे धीरे इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाते हैं, पुअर जो लोग हैं उनको थोड़ा ऊपर लाते हैं, और फार्मिंग बहुत अच्छी हो जाती है, इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट देश बना देते हैं, और इतना बना देते हैं कि हम लोग फिर एक टाइम तक एक्सपोर्ट भी करने लगते हैं ग्रेन्स वगैरह सारी चीज़ों को। तो चलो पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं 5 ईयर प्लान्स का इंडिया में। ठीक है, इंडिया में 5 ईयर प्लान्स का बैकग्राउंड क्या? तो भैया इंडिया की बात क्यों हो रही है? क्या ये कहीं और भी आए थे? अभी हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। तो ऐसा नहीं कि 1947 पे ही हम लोग को पता चला कि प्लानिंग की नीड है। मेन चीज़ ये था ना कि हमको पता था हमें अपने देश के लिए अच्छा करना है, बट हमको कोई आइडिया नहीं था। तो हमने कहा पहले प्लान बनाओ और कम से कम 5 साल की विजन रखो, और फिर हम लोग कवर करेंगे। तो यही इसीलिए 5 ईयर प्लान्स आते हैं। तो प्री इंडिपेंडेंस रूट्स की बात करें तो इकोनॉमिक प्लानिंग आइडियाज एग्जिस्ट बिफोर 1947। 1947 से पहले भी लोग बात कर रहे थे कि भाई प्लानिंग आइडियाज लाने चाहिए, तभी सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो लीडर जैसे कि हमको देखने को मिलते हैं विश्व वारियर रीजल 1934, ये प्लानिंग की बात करते हैं। एंड द नेशनल प्लानिंग कमेटी जो कि 1938 में बनाई गई, चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, तो ये भी प्लानिंग की बात कर रहे थे। ये कह रहे थे कि हमको अगर डेवलपमेंट करना पड़ेगा तो हमको प्लान्ड वे में करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कल बोलते चलो आज एग्रीकल्चर पे फोकस करते हैं, चलो आज इंडस्ट्री पे फोकस करते हैं, चारों तरफ खुद को बांट ले। और अगर हम खुद को बांट लेंगे तो तकलीफ होगी ना, और हम लोग एक एक जगह फोकस भी नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा हम सेंट्रलाइज प्लानिंग करते हैं, मतलब पूरा का पूरा पावर सेंटर पे रहेगा। ये चीज देखो अच्छी है जो आपने सोचा कि सेंट्रलाइज प्लानिंग करें, बट इसके काफी सारे डीमेरिट्स भी है, इसके काफी सारी दिक्कतें भी हुई, और जो दिक्कतें हुई वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस की नीड क्या हुई? देखो, प्री मतलब होता है पहले, पोस्ट मतलब होता है बाद में। तो इंडिपेंडेंट जब हम हो गए तो उसके बाद इसकी नीड क्या पड़ी? तो इंडिया को भाई बहुत ज्यादा पॉवर्टी देखने को मिली। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी मतलब कि हर जगह गरीबी फैली हुई थी। उस गरीबी से उभरने के लिए फूड शॉर्टेज, मतलब खाना की एकदम किल्लत हो गई थी, खाना बिल्कुल हम लोग के पास नहीं था। इंडस्ट्रियल बेस हम लोग के पास कोई नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो भी बिल्कुल नहीं था। इसीलिए हमें नीड पड़ी एक प्लान्ड अप्रोच की, जो कि हमारी नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर सके। तो इसी वजह से हमें सामने क्या देखने को मिलते हैं? 5 ईयर प्लान्स देखने को मिलते हैं। ग्लोबल इन्फ्लुएंस, हमने बाय द वे इन्फ्लुएंस होकर हमने ये चीज़ों को फॉलो किया था, स्टार्ट किया था। तो हमने जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस लिया था, कहाँ से लिया था? सोवियत के यूनियन के 5 ईयर प्लान से। अब ये सोवियत यूनियन क्या है? बाय द वे ये कोई एक कंट्री नहीं है, एक कंट्रीज का पार्ट हुआ करता था। कौन सी कंट्रीज का पार्ट होता है जरा कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। विच डिमॉन्स्ट्रेटेड रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ थ्रू सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। समझ में आया कि इनने बोला था कि हम कैसे जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो कर सकते हैं सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के साथ। ठीक है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइज, जैसे जो इंडस्ट्रीज है ना उनका सेटअप हम लोग स्पीड में कर सकते हैं, मतलब धीरे धीरे, जैसे हम लोग कह रहे थे ना कि प्लानिंग होगी तो उस चीज को हम स्पीड अप कैसे करेंगे। तो उन्होंने बोला हमको नीड पड़ेगी सेंट्रलाइज प्लानिंग की, तभी हम लोग ये 5 ईयर प्लान्स लाते हैं। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो प्लानिंग कमीशन भाई 1950 में बनता है, इसको स्टैब्लिश करते हैं प्राइम मिनिस्टर।
नेहरू जी, और डिज़ाइन करते और मॉनिटर करते प्लान्स को कि प्लान्स को आगे कैसे एग्जीक्यूट करना है, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, किन पे नहीं करना है। इनको चेयर करते हैं एक्स ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वर्कड एट द स्टेट गवर्नमेंट एंड एक्सपर्ट्स टू एलोकेट रिसोर्सेज। ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करता था और एक्सपर्ट्स के साथ काम करता था ताकि हम लोग को पता रहे कौन से रिसोर्सेज कहाँ से चाहिए। भैया एक्सपर्ट्स कौन होते थे? ये अलग अलग फील्ड में अपने एक्सपर्ट्स हुआ करते थे, कोई इकोनॉमिक्स में, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में, ये सारे एक्सपर्ट्स हमको देखने को मिलते थे जो कि प्लानिंग में बताते थे कि हमको इस साल इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, इस 5 ईयर प्लान में इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, इस चीज़ को हम लोग पिछली बार गलती कर दिए थे तो इसको थोड़ा सही करो। तो इन सारी चीज़ों का काम किसका होता था? स्टेट गवर्नमेंट और एक्सपर्ट्स का, जो कि हेल्प करते थे। इंट्रोड्यूस इनोवेशंस लाइक द गडगिल फॉर्मूला। गडगिल फॉर्मूला हमको देखने को मिलता है 1969 में। अभी मैं आपको बता दूं कि मैं बेसिक बता रहा हूं, तो मैं अभी आपसे नहीं पूछूंगा कि गडगिल फॉर्मूला किस ईयर में आया, किस 5 ईयर प्लान में आया, ये मैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछ रहा हूँ। इसका बेसिकली मतलब था, जो गडगिल फॉर्मूला आया तो उनका मतलब था कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा फंड्स का स्टेट्स में, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि हमें पूरे इंडिया में सिर्फ 1-2 स्टेट को ही बेसिकली डेवलप करना है, हमें तो पूरे इंडिया को डेवलप करना है, क्योंकि इंडिया तो पूरा हमारा था ना। तो वो सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो उनको गडगिल फॉर्मूला से पता चलता है, और हर एक फॉर्मूला के बारे में डेप्थ में हमको पढ़ने की नीड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बट एक ओवरव्यू लेना है ऊपर से। ऑब्जेक्टिव क्या थे 5 ईयर प्लान के? तो पहली बात, बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर है वो धीरे धीरे डेवलप होंगे, बट कैसे? साथ में, ठीक है। सेल्फ रिलायंस के रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एक्सपोर्ट। जो बाहर से जितनी चीज़ें आ रही थी, जैसे हम लोग को जैसे कपड़े चाहिए, हमको स्किन केयर चाहिए, हमको कुछ खाने को चाहिए, हमको कुछ फूड चाहिए, तो सारा का सारा हम लोग एक्सपोर्ट ही कर रहे थे। तो हमारे पास क्या था? हमारे पास कुछ नहीं था। तो सबसे पहला हमारा जो मिशन था वो ये था कि भाई जो फॉरेन एक्सपोर्ट्स हैं हम उन पे डिपेंडेंट ना रहे। अब ये डिपेंडेंट नहीं रहोगे तो आपके पास खाना कहाँ से आएगा? तो वही बात है, खाना हम खुद उगाएंगे, एग्रीकल्चर हम खुद करेंगे, हम सेल्फ सफिशिएंट बन के दिखाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस थी, मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि हम लोग फॉरेन इंपोर्ट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें, उनका जो डिपेंडेंस है उनको कम कर दें। अब ये क्यों लिखा है कि रिड्यूस कर दे डिपेंडेंस? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम लोग भैया बिल्कुल डिपेंडेंट ना हो? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि रिसोर्सेस है ना, रिसोर्सेस ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में ही सारे रिसोर्सेस हैं, और ऐसा भी नहीं है कि यूएसए में ही सारे रिसोर्सेस हैं। कुछ लोग यहाँ की चीज़ों के लिए आते हैं, कुछ लोग यहाँ उन चीज़ों के लिए आते हैं, बट जो चीज़ें यहाँ हो सकती हैं उनके लिए दूसरों पर डिपेंडेंट क्यों होना है? अगर हमारे यहाँ पे खेती हो सकती है तो फिर हम अमेरिका पे क्यों डिपेंडेंट हो खेती के लिए? ये चीज़ समझ में आया आपको? सोशल जस्टिस मतलब होता है कि सोसाइटी में वैल्यू, तो जो गरीबी है उसको कम करना था, अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी उसको कम करना था, और इनइक्वालिटी जो भेदभाव है लोगों के बीच में उसको भी कम करना था। ये भी 5 ईयर प्लान्स के बेसिकली बेस था कि हमको इन सारी चीज़ों को तो करना ही करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉडर्नाइजेशन की, इंट्रोड्यूस करनी थी टेक्नोलॉजी फार्मिंग में। अब ये फार्मिंग में टेक्नोलॉजी जो आएंगी जब हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करेंगे, इंडस्ट्रीज में और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हमको कब देखने को मिलती है? 1991 के अराउंड देखने को मिलती है, जब हमारा एलपीजी आ जाता है तो सारी चीज़ें और अच्छी होने लगती हैं। मतलब उससे पहले भी देखने को मिली, बट वहाँ थोड़ी और बेटर हो जाती हैं। तो मॉडर्नाइजेशन की बहुत ज़्यादा नीड थी। ऐसा तो था नहीं कि हम लोग पुराने तरीके से बैल से बोल रहे हैं चलो भाई खेत जोत दो, खेत जोत दो, तो ऐसा नहीं होगा। हमको मॉडर्न चीज़ें चाहिए, हमको ट्रैक्टर चाहिए, हमको फर्टिलाइजर चाहिए, हमको क्या बोलते हैं उसको थ्रेसर चाहिए, इन सारी चीज़ों की नीड पड़ी। रिसोर्सेज एलोकेशंस की बात करें तो इंश्योर ऑप्टिमल यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब आपको पता है कि देश में सारे के सारे रिसोर्सेज हैं नहीं, तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इनसे मैक्सिमम फायदा कैसे उठाया जा सके, ये भी हमारा ही काम था, और ये भी हम लोगों ने 5 ईयर प्लान्स में करा, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ प्लान धीरे धीरे इवॉल्व क्या हुआ? इवॉल्व मतलब होता है कि पहले किस पे फोकस कर रहे थे, बाद में किस पे फोकस कर रहे थे। तो स्टार्टिंग के प्लान्स, अब देखो मैं यहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आपको 12 के 12 प्लान, अभी हम लोग बेसिक देख रहे हैं चैप्टर का, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ प्लान्स की बात करें तो फर्स्ट प्लान पे जो हम लोग फोकस कर रहे थे उनको कर रहे थे एग्रीकल्चर पे, कि पहले खाने को तो कुछ मिले, इरीगेशन पे, कि भैया हम लोग को सिर्फ रेन पे डिपेंडेंट नहीं होना है, इरीगेशन। अब वो इरीगेशन के हम लोगों ने डैम से सेटअप करे, कौन से डैम सेटअप करे अभी हम नीचे देखेंगे। एनर्जी, जो पावर एनर्जी होती है, जो सारी न्यूक्लियर एनर्जी होती है, वो सारी चीज़ों भी हम लोग ने सोचा कि हम लोग खुद से करेंगे। पूरा का पूरा फोकस नहीं कर सकते हम बाहर की चीज़ों पे, या फिर पूरा का पूरा वेदर पे भी फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि हमको एग्रीकल्चर की नीड है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमारे पास खाना नहीं होगा, और खाना नहीं होगा तो फिर देश में होगा क्या, ठीक है। सेकंड प्लान आता है 1956 से लेकर 1961 के बीच में। यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि हम लोग फोकस करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, और ये जो प्लान बेस्ड था ये था नेहरू महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। और ये जो आता है ना कि कौन किस प्लान पे बेस्ड था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को एकदम रट लेना, ठीक है। लेटर प्लान्स, बाद में प्लान्स है वो शिफ्ट हो गए, उनकी प्रायोरिटीज धीरे धीरे चेंज होगी। उन्होंने बोला कि अब हम लोग गरीबी की बात करेंगे, अब हम लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, अब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, अब लोग मॉडर्नाइजेशन की बात करेंगे। तो हाँ प्लान शिफ्ट हो गए, बट स्टार्टिंग में किसकी नीड थी? फार्मिंग की नीड थी, एग्रीकल्चर की नीड थी, खाने की नीड थी। फिर उन्होंने बोला थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाने दो, क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं होगी तो हम लोग सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से नहीं कर पाएंगे जो कि हम लोग इंडस्ट्रीज़ के साथ कर पाएंगे। बट क्या इंडस्ट्रीज़ के लिए हमारे पास इतना पैसा था कि हम लोग इंडस्ट्री सेटअप कर पाए? इतने रिसोर्सेज थे, इतनी मशीनरी थी? नहीं थी। वो भी हमने बाहर से इंपोर्ट करी, वो भी हमने लोगों की हेल्प ली। वो कैसे ली वो भी हम अभी आगे देखेंगे।
ठीक है। और जो 12th प्लान जो कि लास्ट प्लान था उसमें हम लोग की प्रायोरिटी क्या थी कि भैया ये लास्ट ऑफिशियल प्लान था, ठीक है, ये एम्फेसाइज कर रहा था फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। इसमें बोल रहे थे कि चीजें फास्ट होने लगे, सस्टेनेबल मतलब आगे तक टिक रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है कि आज आप डेवलपमेंट तो कर रहे हो बट ऐसा डेवलपमेंट जो आगे आने वाली जनरेशन को भी नुकसान ना करे। कि आज आप सोच रहे हो कि भैया हमें पानी पीने को बहुत मिल रहा है बट इतना पानी मत पियो, मतलब पानी पियो यार, मतलब इतना पेट्रोल खर्च ना करो कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए बचे ही ना हो, फिर वो अपने मीम्स ना होगा कि इन बच्चों के लिए हम देश बचा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि सुना होगा ना पोस्ट 2017 मतलब होता है पोस्ट, मैंने आपको बताया था बाद में। तो 2017 के बाद क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग के द्वारा। क्या 2017 में ही किया, क्या 2017 में लास्ट प्लान खत्म हुआ, इसलिए बताया गया है कि पोस्ट 2017 के बाद क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड हो गई थी नीति आयोग सब। नीति आयोग से कब हुई थी, 2015 में, 2014 में या 2017 में, ये कमेंट करके आप बताएंगे। एडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच। अब देखो अभी तक सारा का सारा पावर सेंट्रलाइज था, मतलब जो सारी प्लानिंग हो रही थी सेंट्रल से थी, बट अब उन्होंने बोला डिसेंट्रलाइज। तो अब यहाँ पे भी पावर है, यहाँ पे भी पावर है, यहाँ पे भी पावर है, यहाँ पे भी पावर है। अब सारे स्टेट्स अपना अपना कर पा रहे हैं, ये चीज हुई। नीति आयोग आने के बाद जो अप्रोच थी वो डिसेंट्रलाइज हो गई। और पहले क्या था कि 5 साल जो हमने सोच लिया है वही होगा, अब हो गया फ्लेक्सिबल कि भैया अगर पहली साल हमने करा बट हमको लगा चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, नहीं ऐसा नहीं कि 5 ईयर प्लान चला, तो फ्लेक्सिबल हो गया है कि नीड के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड नीड के अकॉर्डिंग, क्या जैसे ये जो ग्लोबल चेंजेस हमको देखने को मिला उसके अकॉर्डिंग हम खुद को फ्लेक्सिबल बना चुके हैं। कि जब हमको लगेगा कि भाई हमें इस चीज की नीड है तब हम उस पर ही फोकस करेंगे, जब हमको लगेगा हमको ग्रीन्स की नीड है तब ग्रीन्स पे फोकस करेंगे, जब हमको लगेगा इंडस्ट्रीज की नीड है तब हम इंडस्ट्रीज पे फोकस करेंगे। पर्सपेक्टिव प्लान्स भी साथ में चला करते थे। पर्सपेक्टिव प्लान के बारे में ये जान लीजिए कि ये होते थे लॉन्ग टर्म प्लान, जिनको हम लोग क्या बोलते थे 20 साल के प्लान। अब वो 5 साल के तो चल ही रहे हैं पर ओवरऑल तो हमको देखना है ना कितना डेवलप हुआ। तो 20 ईयर्स के भी पर्सपेक्टिव प्लान चला करते थे जिनको हम लोग लॉन्ग टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म विजन के लिए, बस इतना याद रख लीजिए कि 20 ईयर्स मतलब पर्सपेक्टिव प्लान, ठीक है। अब रैपिड रिकॉल पॉइंट के स्टार्ट हुआ था 1951 में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, एंड हुआ 2017 में, ये 12th प्लान था। टोटल 12 प्लान आए, ठीक है, ओके। अब सारी चीज़ याद करने की नीड नहीं होती। की इंस्टीट्यूशन प्लानिंग कमीशन भाई रिप्लेस हो गया नीति आयोग के द्वारा 2015 में। मेन एम क्या था कि बैलेंस ग्रोथ हो, पॉवर्टी की रिडक्शन हो, मॉडर्नाइजेशन हो, ठीक है। इन्फ्लुएंस हमको सोवियत यूनियन मॉडल से इन्फ्लुएंस हमने लिया। फॉर्मूला गडगिल फॉर्मूला देखने को मिले रिसोर्सेज एलोकेशन के लिए। तो ये था बेसिक। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो भैया अभी हम लोग किसकी बात करते हैं, अभी हम लोग बेसिक जान रहे थे यार, मैंने आपको बताया ना बैकग्राउंड 5 ईयर प्लान्स का, ये पूरा बेसिक हम लोग का खत्म हो गया। अब हम लोग प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। तो ये सेटअप हुआ 1950 में वाया कैबिनेट रेजोल्यूशन, नॉट वाया कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ नहीं बल्कि एक कैबिनेट रेजोल्यूशन के साथ ही आया। बाय द वे कैबिनेट रेजोल्यूशन क्या होता है जरा कमेंट करके बता दीजिए। जब हम लोग पॉलिटी के टॉपिक्स कर लेंगे तो ये सारी चीजें भी आपको मैं क्लियर करवा दूंगा। फाउंडर्स के कौन थे, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और यही इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडी थी। एडवाइजरी मतलब ये एडवाइस किया करती थी लोगों को, मतलब गवर्नमेंट को, तो सारी चीज़ें कैसे ठीक करें और सारी चीज़ों में कैसे एफिशिएंसी लाएं, इफेक्टिवनेस कैसे लाएं। मतलब वही एडवाइजरी बॉडी, मतलब ये होता है कि एडवाइस दिया करते थे। फंक्शन इसका क्या था कि भाई ये ड्राफ्ट करेगा 5 ईयर प्लान्स, ये 5 साल के प्लान्स बनाएगा और एनुअल प्लान्स बनाएगा और बताएगा कि उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बना पाएं, कैसे हमारे देश का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो पाए। ये एक्सेस करता था रिसोर्सेज कंट्री के लिए कि रिसोर्सेज कहाँ से हम लोग हेल्प लेंगे, कौन से रिसोर्सेज कहाँ से निकालेंगे। ये सारा काम भी हमारा किसका था, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का था। इसी को बाद में जाके कौन रिप्लेस कर देगा जरा कमेंट करके बताओ, ठीक है। एलोकेट फंड्स टू स्टेट एंड मिनिस्टर, जो मिनिस्टर और स्टेट्स हैं उनको भी एलोकेट करता था फंड कि किसको कितना देना है, किसको कितना काम कराना है, बहुत सारी चीजें। रिकमेंड करता था पॉलिसीज फॉर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, कि रीजनल डेवलपमेंट हो लेकिन बैलेंस तरीके से, उसके लिए भी पॉलिसीज को रिकमेंड कौन करता था, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो चेयरमैन के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, डिप्टी चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता पीएम के द्वारा, जो कि जिनकी एक कैबिनेट रैंक हुआ करती थी। मेंबर्स की बात करें तो भैया यहाँ पे हमको देखने पड़ते थे एक्सपर्ट्स, जो कि इकोनॉमिक्स में, इंडस्ट्री में, साइंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि इसी टाइप के तो प्लान बनेंगे, इसी टाइप की तो हमको नीड है इंडिया में कि सारी चीजें ठीक हो। हमको नीड किसकी, हमको नीड है इंडस्ट्रीज की, हमको नीड किसकी, इकोनॉमिक्स की, जो कि हमको बताएं कि हम लोग किस चीज पास फोकस करें कल हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हो, जब हमारी इकोनॉमी बूम पे जाए, जब हमारी इकोनॉमी अच्छी हो। अचीवमेंट्स की बात करते हुए 5 ईयर प्लान या फिर जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने अचीव क्या किया, तो उन्होंने लॉन्च करे 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 2017 तक, मतलब टोटल 12 5 ईयर प्लान रहे। गाइडेड इंडिया ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी टू इंडस्ट्रियल एंड सर्विस बेस्ड। तो कैसे इंडिया जो कि पहले एग्रीकल्चर बेस्ड था, जो कि पूरा का पूरा फोकस किस पे कर रहे थे कि एग्रीकल्चर खेती बाड़ी पे, वो कैसे सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़े और कैसे वो इंडस्ट्रीज में डेवलप हुए, पूरा का पूरी हेल्प किसने करी थी, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने, जब उसने 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस करा था और उनको इंप्लीमेंट कराने
लाने में हेल्प की थी। इसने प्रोमोट किया किसको, ग्रीन रिवॉल्यूशन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं जानना है। जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे तब हम लोग डेप्थ में इस चीज़ को कवर कर लेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के, पॉवर्टी कम करनी है, ये सारी चीज़ों पर भी फोकस करा किसने, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया में। लिमिटेशंस क्या रही, कमियां क्या रही, कमियां ये नहीं कि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल था तो इसी वजह से इसका जो लीगल स्टेटस था वो उसको नहीं मिला। ओवर सेंट्रलाइज था, पूरा फोकस सेंटर पे था, तो कई स्टेट्स को साइड लाइन देखने को, उनको लगा यार ये तो हम पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं, ये तो बस बीच बीच का भारत देख रहे हैं, हम पे फोकस ही नहीं आ रहा है। तो ये ओवर सेंट्रलाइजेशन वाली प्रॉब्लम थी। रिजिड प्लानिंग, उन्होंने बोल दिया 5 साल इन पे फोकस करना है, तो भैया अब अगर जो साथ में ग्लोबल चेंज हमको देखने को मिले उसके अकॉर्डिंग हम चेंज ही नहीं हो रहा है, वो चेंज होंगे 5 साल बाद, तब तक दिक्कतें हो जाएंगी ना। तो वो रिजिड प्लानिंग थी, हम लोग इतना एडेप्ट नहीं कर पाए थे ग्लोबल चेंजेस के अकॉर्डिंग। क्रिटिसाइज फॉर इनएफिशिएंसी एंड ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, कि जो चीज हम लोग कर तो रहे थे उसमें टाइम बहुत लग रहा था, प्लस उतना सफिशियंट भी नहीं हम लोग कर पा रहे थे, उतना एफिशिएंट वे में भी नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से हम लोग 5 ईयर प्लान को क्रिटिसाइज भी करते हैं, बट इनमें फायदा भी बहुत हुआ, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। और ये सारी कमी हुई तो ईयर 2015 में एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया गया, नीति आयोग इसके जगह पे आ गया। और नीति आयोग क्या है, नीति आयोग है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और रीजन क्या था कि भैया ये फ्लेक्सिबल रहेगा, है ना, ये डिसेंट्रलाइज रहेगा, ये मार्केट ओरिएंटेड प्लानिंग करेगा, इसी वजह से नीति आयोग आ गया। किसकी जगह आ गया, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की जगह। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12 5 ईयर प्लान, या फिर ये कहो 5 ईयर प्लान का पहला 5 ईयर प्लान। तो देखो 5 ईयर प्लान 1951 से स्टार्ट हुई है, तो आपको याद रखना ही रखना है। सारे प्लान 5 ईयर चले, सारे प्लान 5 ईयर नहीं चले। भैया अभी आप बोल रहे हो 5 साल चले, बोल रहे हो नहीं चले, देखो सारे प्लान को 5 ईयर चलना था, बट सारे प्लान 5 ईयर नहीं चले। हमको टोटल 3 गैप देखने को मिले। कहाँ पे वो 3 गैप देखने को मिले वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो पहला 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 56, आपको पता है 5 साल चला। तो देखो यहाँ पे जो मेन फोकस था कि हमारे पास खाने को नहीं है, तो उन्होंने बोला ठीक है हम लोग एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे। उन्होंने बोला ठीक है हम लोग इरीगेशन पे फोकस करेंगे। उन्होंने कहा इरीगेशन मतलब क्या, बारिश हो तो रही है, बारिश तो एक टाइम हो रही है ना, अब एक बारिश की वजह से हम लोग एक ही फसल उगा पा रहे हैं। अगर हम लोग डैम्स बना लेंगे तो हम लोग जब चाहे तब पानी का यूज कर सकते हैं, और जब चाहे तब पानी का यूज कर पाए तो कम से कम हम लोग साल में 2 फसल कर पाएंगे, और 2 फसल कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग के पास ज्यादा खाना आ जाएगा ना। ये चीजें एनर्जी, प्राइमरी सेक्टर, इन सब पे हम लोग का फोकस था स्टार्ट में। ये देखो आपको क्या याद करना है, तो ईयर याद करना है, फोकस याद करना है, पीएम याद करना है, और कितनी चीजें चेंज हुई, क्या क्या सेटअप हुआ वो याद करना होता है। तो लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 1951 में। ये 1 अप्रैल थोड़ा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है उसके बारे में याद कर लो कि 1 अप्रैल 1951 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। बाकी अप्रैल 1951 मोर देन इनफ है आपके लिए। रीजन क्या था कि भैया हमारे पास फूड की कमी हो रही थी पार्टीशन के बाद। जब देश का बंटवारा हुआ तो उसके टाइम के बाद हमको बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी खाने की, इसी वजह से हमको रूरल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा नीड थी, और हम लोग 5 ईयर प्लान्स को लाए। अभी अब 5 ईयर प्लान्स लाए तो हम लोगों ने सोचा कि यार पहले तो इरीगेशन की बात करते हैं। तो इरीगेशन मतलब होता है वही सिंचाई, मतलब पानी आनी मिल जाए ताकि खेतों में पानी अच्छे से पहुँच पाए। तो 3 डैम्स को हम लोगों ने सेटअप करा, ठीक है, 3 डैम्स को। अब 3 डैम्स कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा भाखरा नागल, एक हो जाएगा हीराकुद डैम, एक हो जाएगा नागार्जुन सागर डैम। याद कैसे करेंगे, ऐसे याद कर लो, भाखरा नागल डैम आपका लार्जेस्ट डैम है इंडिया का, ये सतलज रिवर पे। भैया ये कैसे याद होगा अभी बताऊंगा। एक हीराकुद डैम जो कि लॉन्गेस्ट डैम इंडिया का, तो लॉन्गेस्ट मतलब होता है लंबा, लार्जेस्ट मतलब होता है एरिया वाइज सबसे ज्यादा बड़ा, ठीक है। तो भाखरा नागल जो डैम है वो एरिया वाइज सबसे बड़ा है, इसलिए याद रखेंगे सतलज रिवर पे है। हीराकुद डैम ऐसे याद कर लो कि हीरा मतलब जहाँ पे हीरा देखने को मिलते हैं, तो वो बहुत महान चीज होगी, जो महान होगी तो महानदी होगी, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट हो जाएगा, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया हो जाएगा महानदी रिवर पर, और वो क्या हो जाएगा हीराकुद डैम। नाग अर्जुन सागर डैम, अर्जुन से याद कर लो कि अर्जुन जी को उपदेश किसने दिए थे, कृष्ण जी ने दिए थे, तो कृष्णा रिवर हो जाएगा। और भाखरा नागल को ऐसे याद कर लो कि लार्जेस्ट डैम, और ये कहाँ पे बसा हुआ है, सतलज रिवर पे। ये तीनों के तीनों डैम्स आपको याद रखने हैं। उसी टाइम पे 5 IITs भी सेटअप हुए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको 5 के 5 नाम याद नहीं रखने, बस आपको एक नाम याद रखना है जो कि सबसे पहला था। तो सबसे पहला जो सेटअप हुआ था वो हुआ था IIT खड़गपुर में, वेस्ट बंगाल में 1956 में। इस चीज़ को हम लोग को रट लेना है। UGC भी उस टाइम पे सेटअप होता है, यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन, ठीक है, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सेटअप होता है, ये भी 1956 में रहता है। ये दोनों के दोनों याद रखने हैं। कमिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लॉन्च होते हैं 1952 में, इसको भी रट लेना। ग्रोथ की बात करें तो हम लोग सोच रहे थे भैया 1-2% ग्रोथ हो जाए अपना काम चल जाएगा, तो हम लोगों ने सोचा था 2.1% ग्रोथ हो जाए, बट ग्रोथ कितनी हुई, 3.6%। मतलब ये जो प्लान था सक्सेसफुल रहा हमारे लिए, ठीक है। और ये बेस्ड था किस मॉडल पे, तो ये था हेरड डोमर मॉडल पे बेस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखो, इसको याद रखो, और ये तो याद रखना ही रखना है ना। फर्स्ट ईयर 5 प्लान के बारे में, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में सब कुछ रख लो। स्टार्टिंग के जो 4-5 प्लान है इनको तो एकदम पी जाओ, उसके बाद की कुछ चीज़ अगर आप भूल जाओगे तो चलेगा। परसेंटेज स्टार्टिंग के 5 ईयर जो 5 स्टार्टिंग के जो 5 ईयर प्लान है उनके बारे में परसेंटेज एकदम रख लेना। परसेंटेज को भी मैं बाद में याद करा दूंगा, या फिर आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी। रिफॉर्म्स क्या है एग्रीकल्चर में, आपने बोला ना कि भैया एग्रीकल्चर फोकस कर रहे थे, हमने कहा हाँ बोला, तो एग्रीकल्चर में क्या रिफॉर्म्स है, चलो उनके बारे में बात कर लेते हैं।
तो पॉलिसी ऑफ लैंड टू द टिलर्स एंड 5 ईयर प्लान की वही बात है कि जिनके जो भी जमीन है उनको वापस दे दिए जाए। तो उन्होंने फोकस करा ओनरशिप राइट उनको दे दिए जाए जो कि एक्चुअल कल्टीवेटर्स हैं, जो कि टेनेंट्स हैं, जो कि शेयर क्रॉपर्स हैं, ताकि उनके साथ सोशल जस्टिस हो। सोशल जस्टिस मतलब हो कि उनके साथ अनैति ना हो, ठीक है। अनियति मतलब, नियति मतलब होता है, मतलब उनके साथ कुछ गलत ना हो, भेदभाव ना हो, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो और ज़्यादा बढ़ पाए। क्यों? क्योंकि उनके पास अगर पता रहेगा कि ये उनकी ज़मीन है तो वो कल्टीवेट करेंगे तो कहीं ना कहीं देश का ही तो फायदा हो रहा है और प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी। इसी वजह से पॉलिसी ऑफ लैंड टू द टिलर्स आया 5 ईयर प्लान्स में, जिसमें जिनके भी मतलब ज़मीनें थी उनको वापस कर दी गई। अब लैंड सीलिंग एक्ट 1976 में आया, ये मतलब ये था कि मैंने एक लिमिट बना दी भाई, सरकार ने एक लिमिट बना दी कि 50 बीघा ज़्यादा किसी के पास होना नहीं चाहिए। 50 बीघा लिमिट नहीं बनाई होगी, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो जब वो लिमिट बना दी तो उन्होंने बोला इससे ज़्यादा जिसके पास होगा उसको बेचना पड़ेगा, या सरकार खरीदेगी, किसी ना किसी को दे देगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ हो जाएगी कि जिसके पास ज़्यादा है उसका हम लेकर उसको दे देंगे जिसके पास कुछ नहीं है। तो इन्होंने इम्पोज करा भाई एक लीगल मैक्सिमम लिमिट लैंड होल्डिंग्स पे कि इससे ज़्यादा आप जमीन नहीं रख सकते, और इससे ज़्यादा रखोगे तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो सरप्लस लैंड, जो आपकी ज़्यादा लैंड है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उन लोगों के पास जिनके पास बिल्कुल नहीं है, ताकि भेदभाव खत्म हो पाए, इनइक्वालिटी खत्म हो पाए। और उस टाइम पे पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में एक एक चीज़ आपको रट लेनी है। सेकेंड 5 ईयर प्लान, ये भैया मॉडल था नेहरू महलनोबिस मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है। महलनोबिस मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हैवी इंडस्ट्री फोकस था। यहाँ पे देखो मेन चीज़ ये थी कि हमें खाना मिल गया। अब खाना मिल गया तो हमने सोचा कि यार चलो इंडस्ट्रीज पे भी थोड़ा फोकस कर लेते हैं, और इंडस्ट्रीज पे अगर थोड़ा फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं बाद में जाके हमको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। तो हम लोगों ने सोचा चलो इंडस्ट्रीज पे फोकस करते हैं। तो फोकस क्या था कि जल्दी से हो जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, जल्दी से हो जाए, पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ हो जाए, ठीक है। तो उन्होंने बोला पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ करनी है, तो अभी तो हमने डैम सेटअप करे क्योंकि हमको इरीगेशन की नीड थी, एग्रीकल्चर की नीड थी। अब हमको स्टील प्लांट्स की नीड है भैया, अब हमको स्टील प्लांट्स की नीड है। और स्टील प्लांट्स की नीड है तो मतलब ये होता है कि स्टील प्लांट्स की नीड के लिए हम लोगों ने फिर 3 स्टील प्लांट सेटअप करें। अब वो 3 स्टील प्लांट कौन कौन से थे जरा कमेंट कर ले, मतलब जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला ये मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक इसकी कुछ है नहीं, ऐसे याद करो कि एक तो राउरकेला, एक दुर्गापुर, एक भिलाई। भिलाई मतलब ऐसे याद कर लो भलाई, ठीक है। अब जिनके 36 के 36 गुण आपस में मिलते हैं उन लोग की अगर शादी होगी तो दोनों का भला होगा, तो भलाई हो जाएगी। और दूसरा ऐसे याद कर सकते हो यूएसएसआर की मदद से हुआ कि रसिया फिलहाल यूक्रेन पे बिल्कुल भी भला नहीं कर रही, उसको पीटे लगी है काफी टाइम से यूएसएसआर, और मतलब रसिया और यूक्रेन इन्हीं का पार्ट थे पहले। तो ऐसे याद कर सकते हो कि रसिया यूक्रेन का बिल्कुल भला नहीं कर रही, तो वैसे भी रिलेट कर सकते हो। और 36 के 36 गुण मिले तो वैसे भी रिलेट कर सकते हो भलाई वाला पार्ट। तो भिलाई हो जाएगा छत्तीसगढ़ यूएसएसआर। और राउरकेला से ऐसा याद कर लो कि जो केला है ना वो उड़ीसा में काफी ज्यादा देखने को मिलता है, बट जो केले अगर ज्यादा पुराने हो जाते हैं तो उनमें जम से लग जाता है, तो जर्मनी याद कर सकते हो। राउरकेला से जर्मनी उड़ीसा, भिलाई से छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में जो प्लांट सेटअप हुआ वो यूएसएसआर की मदद से। राउरकेला का जो प्लांट सेटअप हुआ उड़ीसा में किसकी मदद से? जर्मनी की मदद से। और दुर्गापुर ऐसे याद कर लो कि भैया दुर्गापुर सेटअप हुआ ब्रिटेन की मदद से, बट कहाँ पे? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में दुर्गा जी को बहुत माना जाता है। और ऐसे याद कर लो कि जर्मनी और यूएसएसआर को तो इंडिया पे राज कराया था, राज करा था ब्रिटेन ने, तो ब्रिटेन को पता होगा कि दुर्गा जी यहाँ पे होती हैं। तो ब्रिटेन ने किसकी मदद करी? कौन सा प्लांट सेटअप करने में मदद की? दुर्गापुर वाला, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल में। एक सेकंड रुकिएगा। तो चलो दुर्गापुर हो गया, राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया। भैया केला कैसे याद करा था कि उड़ीसा में केला देखने को मिलते हैं। भैया केले में बहुत सारे जम्स लग जाएंगे तो पुराना हो जाएगा, तो जर्मनी याद हो जाएगा, ठीक है। भिलाई मतलब भला नहीं कर रहा है, भला उन्हीं का होगा जिनके 36 के 36 गुण मिलेंगे। और यूएसएसआर मतलब कि यूक्रेन पे रसिया भला नहीं कर रहा है, ऐसे रिलेट कर सकते हो। दुर्गापुर के बारे में, दुर्गापुर मतलब दुर्गा जी वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा मानी जाती हैं। और दुर्गा जी के बारे में अगर किसी और देश को पता है तो ब्रिटेन को पता होगा, क्योंकि उसने इंडिया पे आके राज करा था, ठीक है। ग्रोथ देखो भाई, हम लोग जोश में आ गए तो हम लोगों ने भाई ग्रोथ सोचा कि भाई पहले तो 2.1% सोचा था, अब हम लोगों ने सोचा कि भैया 4.5% हम लोग ग्रोथ कर लेंगे, बट नहीं कर पाए। हम लोग कितनी कर पाए? 4.27% कर पाए। स्टार्टिंग में हमको लग रहा था कि यार ज्यादा करके चलते, क्योंकि हमारा पहला प्लान सक्सेसफुल हो गया। इसका मतलब ये तो नहीं था कि सारे सक्सेसफुल हो जाएं, ये भी मोस्टली सक्सेसफुल हो ही गया। 4.5% सोचे थे और 4.27 आ गए, तो मोर देन इनफ है। पहले से तो आपने ग्रो किया ना, बट ओवरऑल जितना आपने सोचा था उतना नहीं कर पाया, है ना। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन भी आता है 1956, सेकंड आईपीआर। ये सर्व करता है द फाउंडेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया सेकंड 5 ईयर प्लान। जो इंडिया का सेकंड 5 ईयर प्लान है उसकी फाउंडेशन पॉलिसी ये बनाता है, क्या? सेकंड आईपीआर। अब ये आईपीआर क्या है, इनके बारे में अभी बिल्कुल पढ़ने की रीड नहीं है। जब वो टॉपिक आएगा तो मैं आपको डेप्थ में पढ़ा दूंगा, एक एक चीजें क्लियर कर दूंगा जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। इंडिया लैक्ड सफिशिएंट फॉरेन, अब सुनो, इंडिया के पास थोड़ी सी कमी थी, थोड़ा सा दुख सुनो इंडिया का, कि सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे नहीं, इनके हम लोग इंपोर्ट कर पाए मशीनरी, टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल्स को, जिनके लिए हमको हैवी इंडस्ट्रीज की नीड है। तो उसी वजह से इन लोगों ने मतलब हम लोग की हेल्प की, फिर हमने कर ही लिया, ये सारी चीज़ समझ लीजिए। और वेस्ट ऑन पीसी महालनोबिस मॉडल, और ये जो सेकंड प्लान था ये पूरा का पूरा बेस था पीसी महालनोबिस मॉडल पे, और पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस था। तो इसी वजह से इनका जो वर्थ है, मतलब बर्थडे है 29 जून को होता है,
उसी दिन हम लोग बनाते हैं इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे। ही इज कंसिडर्ड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, कि इंडियन प्लानिंग का इनको चीफ आर्किटेक्ट भी बोलते हैं, किसको? महानलोबे जी को, पीसी महानलोबे जी को, ठीक है। और इन्हीं के बर्थडे पे हम लोग क्या बनाते हैं? इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे बनाते हैं 29 जून को। ये फाउंड करते हैं इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता। ये सारी की सारी चीज़ इनके बारे में रट लेना। और ये स्टार्ट करते हैं एक जर्नल जिसका नेम होता है साम, ठीक है। और इस टाइम पे भी पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो स्टार्टिंग के 3 प्लान में हमको पंडित जवाहरलाल नेहरू देखने को मिलेंगे, और उसके बाद जो 3 प्लान होंगे 4, 5, 6, उसमें हमको इंदिरा गांधी जी देखने को मिलेंगी, ठीक है। ओके, थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से लेकर 1966 के बीच में, एक सेकंड रुकिएगा। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में, जो कि 1961 से 1966 के बीच में चलता है। अब सुनिए, पहला आया था 1951 से लेके कब तक चला? 1956 तक। 1956 से चलता है 1961 तक सेकंड 5 ईयर प्लान, और 1961 से 1966 तक चलता है थर्ड 5 ईयर प्लान। इस पे जो फोकस था, अब देखो आपको पता है कि एग्रीकल्चर हमारे पास आ गया। फिर हमने जो फोकस करा, फिर हमने बोला कि यार देखो इंडस्ट्रीज पे भी हमने थोड़ा फोकस कर लिया। देखो इंडस्ट्रीज आ गई, एग्रीकल्चर आ गया, तो अब थोड़ा हम लोग ऐसा करते हैं ना कि अपनी इकोनॉमी पे थोड़ा काम कर लेते हैं। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो चल रही है, उन दोनों का बैलेंस बना के चलते हैं, उन पे फोकस करते हैं। और मेन चीज होगा कि हम लोग सेल्फ रिलायंस बन जाएं, ठीक है। सेल्फ रिलायंस बन जाएं। रिलायंस मतलब खुद से हो जाए, अब हमें बाहर के लोगों पे डिपेंडेंट ना होना पड़े खाने के लिए। तो इसी टाइम के आसपास हमको क्या देखने को मिलता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है। अब ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, इसके बाद हम लोगों ने 3 साल का गैप ले लिया, जिसको हम लोगों ने प्लान हॉलीडेज बोला। अब 3 साल का गैप क्यों ले लिया? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आई। पहली वॉर तो वॉर हो गए इकट्ठे, 2 अटैक हो गए। 2 मतलब वॉर मतलब युद्ध हो गए। आपको पता होगा कि इंडिया कभी पहले किसी भी देश पे अटैक नहीं करता, ठीक है। तो 2 वॉर हुए 1962 में। साइनो इंडिया चाइना वॉर, मतलब साइनो से चाइना आप रिलेट कर सकते हो, सीनो इंडिया चाइना वॉर होता है 1962 में। फिर 1965 में होता है इंडो पाकिस्तान वॉर, ठीक है। ये लड़ाइयाँ होती हैं। ड्रॉट एंड फेमाइन, फेमाइन मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा भुखमरी आ जाती है, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाता है, डिमाइस मतलब 2 हमारे जो इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर थे, इंपॉर्टेंट क्या प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट ही होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। एक तो जवाहरलाल नेहरू जी थे और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तब माना जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के पीछे कुछ कंस्पिरेसीज हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि हम लोग न्यूक्लियर पावर बनना चाह रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। इनको अगर आप देखोगे ना यूट्यूब पे, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट फिलहाल हमको वो नहीं जाना, बस ये जानो कि इतने सारे चैलेंजेस आए, दिक्कतें हुई। तो ये जो प्लान था कामयाब, मतलब अपना पूरा टाइम तो उसने पूरा किया, बट कहीं ना कहीं हमको 3 साल का प्लान का गैप लेना पड़ गया, प्लान हॉलीडेज लेनी पड़ गई। अब वो क्या है, चलो वो भी देख लेते हैं। तो इस टाइम पे इंट्रोडक्शन होता है ग्रीन रिवॉल्यूशन का। PL480 जो सीड्स थे उनका, ये बेसिकली इंपोर्ट कर रहे थे हम लोग वीट, कहाँ से? यूएसए से। सेटअप ये करते हैं CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। ये सेटअप होता है 1 जनवरी 1965 को। एकदम याद करने की नीड नहीं है कि किस दिन हुआ, किस महीने हुआ, बस आप ये जान लीजिए कि 1965 में CACP बेसिकली स्टेब्लिश होता है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। मतलब जो एग्रीकल्चर के कॉस्ट एंड प्राइजेस है उस पर काम करता है कि भाई कब कम करना है, कब ज़्यादा करना है। IDBI बेसिकली हो जाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये कब सेटअप होता है? ये 1964 में होता है। FCI बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा याद कर लीजिए कि ये कब सेटअप होता है? 14 जनवरी 1965 में। ये है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। 14 जन 1965। IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये होता है 1964 में। और इसके पहले जो हम लोगों ने बात करी थी, वो बात की थी CACP की, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। ये सेटअप होता है 1965 में, ठीक है। ओके। FCI मतलब चलो UTI देखो, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये 1963 में होता है। जय जवान जय किसान का जो नारा दिया, वो किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे जो किसान थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम करा, और काम करा तो मतलब ये है कि एग्रीकल्चर फोकस हुआ, तभी हम लोग के पास खाना आया और बहुत सारा अनाज आया, बहुत सारा अनाज आया। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जय जवान जय किसान, ठीक है, काइंड ऑफ, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस टाइम पे दिया गया? ये थर्ड 5 ईयर प्लान के बीच में दिया गया, इस बात को भी याद रखेंगे। अब हम लोगों ने सोचा कि भैया 5.6% हम लोग एम रख लेते हैं, तो कुछ तो निकल ही जाएगा। भाई निकल जाता, बट हमारे साथ जो वॉर हुए, इतनी सारी चीज़ें हुई, भुखमरी है, सूखा पड़ा, तो उस टाइम पे सिर्फ भाई 2.4% ही अचीव कर पाए, और ये एक बड़ा फेलियर साबित हुआ हमारे लिए। तो PM कौन थे इस टाइम पे भी? जवाहरलाल नेहरू थे। मतलब स्टार्टिंग के 3 में कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। और इसी वजह से हम लोग प्लान हॉलीडेज ले लेते हैं 1966 से लेके 1969। देखो 1966 से लेके 1969 के बीच में हमने गैप लिया, इसके बहुत सारे रीजंस और भी होंगे, बट जैसे मैं आपको याद करा रहा हूँ कि हम लोग को इतनी सारी दिक्कतें हुई, तो हमने हॉलीडेज ले लिए, तो आप यही याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि
आपसे ये नहीं पूछेगा कि प्लान हॉलीडेज क्यों लिए गए। अगर आप अच्छे एग्जाम्स पे फोकस नहीं कर रहे हो, जैसे यूपीएससी वगैरह जहाँ पे रिटन डिस्क्रिप्टिव आता है, आपसे बस ये पूछेगा कि प्लान हॉलीडेज कब लिए गए, ये नहीं पूछेगा क्यों लिए गए। तो कब लिए गए, 1966 से लेकर 1969। और मैंने बोला कि टोटल 3 बार गैप आएगा। ये पहला गैप आया है 3 साल का, इसके बाद 2 साल का गैप आएगा, फिर से 2 साल का गैप आएगा। वो कब देखने को मिलेगा अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फोर्थ 5 ईयर प्लान आता है 1969 से लेकर 1974। आपको पता है गैप हो गया ना, तो फिर कब देखने को मिलेगा, 1969 से 1974 के बीच में हमको फोर्थ 5 ईयर प्लान देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग जो फोकस कर रहे थे कि भाई सेल्फ लाइन्स तो थे ही थे, बट ग्रोथ पे भी फोकस करेंगे स्टेबिलिटी के साथ, कि धीरे धीरे स्थिरता से हमारी जो ग्रोथ है वो भी होती रहे। अब आपको पता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हो चुका था, तो अचीवमेंट्स की बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का हमको काफी सारे फायदा हुए। वीट राइस का बूम देखने को मिला, वेस्ट ऑन धनंजय गडगिल फॉर्मूला, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम चलाया कि जहां पे ड्रॉट ज्यादा सूखा पड़ता है तो उन सारी चीजों को कैसे ठीक करें। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्माइलिंग बुद्धा हम लोगों ने करा पोखरण राजस्थान में, जिससे हम लोग न्यूक्लियर पावर बने, जिसकी मदद से बने। उनका भाई बहुत ज्यादा नाम है, उनका नाम क्या जरा कमेंट करके बता दीजिए। वही है जिनकी वजह से आज हम किसी भी देश से नहीं डरता है। इंडिया हमारा किसी भी देश से नहीं डरता है, हमारा भारत किसी देश से नहीं डरता, क्योंकि हम लोग भी एक न्यूक्लियर पावर हैं। उस टाइम पे पूरा देश, मतलब इनके पास पहले से न्यूक्लियर पावर थे, तो वो हम लोग पे नजर बनाए हुए थे कि भाई इंडिया कैसे भी करके ना बन पाए, और सैटेलाइट वगैरह सारी चीजें देखा करते, पर स्टिल हम लोगों ने इस मिशन को अंजाम दिया और वो हम लोग का एकदम परफेक्ट हुआ और हम लोग न्यूक्लियर पावर बन गए। उस टाइम पे 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। 14 जो बैंक है इसको याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, ठीक है। 1971 में इंडिया पाक वॉर हो जाता है, बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट यहाँ पे चलता है, मतलब सारे लोग बांग्लादेश चले जाता है। आपको पता होगा कि बांग्लादेश का अलग हिस्सा हो जाता है, पाकिस्तान अलग हो जाता है। पाकिस्तान को, मतलब बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाता है और बांग्लादेश एक अलग कंट्री बन जाती है जिसमें इंडिया हेल्प करता है। प्रॉब्लम्स की बात करें तो इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है बांग्लादेश के वॉर की वजह से, 1971 की वजह से। ये पूरा जो फॉर्मूला बेस्ड था, मतलब ये जो पूरा फोर्थ 5 ईयर जो प्लान बेस्ड था, ये बेसिकली बेस्ड था गडकिल फॉर्मूला पे और रुद्र एलन मॉडल पे। अब आपको कंफ्यूजन ये होगी कि भैया गडकिल फॉर्मूला लेके रुद्र एलन मॉडल लेके, क्योंकि सेम चीज रुद्र एलन मॉडल आपको नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में भी देखने को मिलेगा। तो जो आपके ऑप्शन में है उस पर आप टिक लगा दीजिएगा। अगर रुद्र एलन ना है तो आप गडकिल फॉर्मूला पे टिक लगा दीजिएगा। बाकी रुद्र एलन भी यहाँ देखने को मिलेंगे, फिफ्थ 5 ईयर प्लान है वहां पे भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ग्रोथ की बात कर रहे थे हम लोग भैया 5.6% हो जाए, और फिर हुई कितनी 3.3%, ठीक है। अब जब इससे पहले जब हम लोग का इतना ज्यादा नुकसान हुआ 5.6 से 2.4% आए, तो हम लोगों ने क्या सोचा कि भैया हमको काफी सारी दिक्कतें हो गई थी, इसी वजह से शायद हम लोग अचीव नहीं कर पाए। तो इस बार तो दिक्कत हुई नहीं थी, तो उन्होंने सोचा चलो एक बार और करके देते हैं, दोबारा 5.6 ही बनाते हैं और इस बार शायद हम लोग अचीव कर ले 5%। बट इस बार भी नहीं हुआ। अब वो समझ गया कि अब हमने जो हमने बनाया है गोल, इसको कम करने की जरूरत आन पड़ी है। तो इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। जरा कमेंट करके बताना क्या यही बोलते हैं। और इंदिरा गांधी जी के बारे में कुछ चीजें बता दो, ठीक है। तो ये फोर्थ 5 ईयर प्लान में इंदिरा गांधी रहेंगी, फिफ्थ में भी रहेंगी और सिक्स्थ में भी इंदिरा गांधी जी ही रहेंगी। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान आता है 90। अब देखो फिफ्थ 5 ईयर प्लान मतलब याद कर लो, पांच उंगली मतलब दोनों हाथ, मतलब इंसान भीख मांग रहा है। भीख मांग रहा है मतलब गरीबी की बात हो रही है, गरीबी मतलब पॉवर्टी रिमूवल की बात हो रही है। कुल मिला के याद करना है कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान पे हमने जो मेन फोकस किया था वो किया था कि गरीबी कैसे हटाएं, सेल्फ लाइन्स कैसे बने, गरीबी हटाओ स्लोगन भी दिया गया किसके द्वारा, इंदिरा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। ये गरीबी हटाओ वाला पूरा 5 ईयर प्लान है, ये इसको बिल्कुल मत भूलेगा, ठीक है। अचीवमेंट्स की बात करें तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ, डेवलपमेंट हुआ, रोड ट्रांसपोर्ट का, रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स आई कि भैया जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे दे रूरल एरियाज में, ग्रामीण एरिया में, बेस्ड ऑन डीपी धर मॉडल और रुद्र एलन मॉडल। तो इसको रुद्र एलन मॉडल भी बोल सकते हो और डीपी धर मॉडल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन आए तो डीपी धर लगा दीजिएगा और दोनों अगर ऑप्शन आए तो आप रुद्र एलन मॉडल लगा दीजिएगा, ठीक है। और बाय द वे इसको मैं जब नोट्स आपको दूंगा तो एकदम कंफर्म बता दूंगा कि आपको किस पे टिक लगाना है, ठीक है। नोट्स में अपडेट कर दूंगा कि आपको किस पे टिक लगाना है। बाय द वे दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये था कि भैया कुछ ना कुछ पे तो काम करो, क्योंकि आपको पता है हम लोग गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा 20 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे हम लोग फोकस करेंगे तो गरीबी हमारी हट जाएगी। तो 20 पॉइंट्स प्रोग्राम भी आया 1975 ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। और उन्होंने बोला कि भैया कुछ ना कुछ तो हमको चाहिए ही है ना, कितने भी हम लोग गरीब हो जाएं कम से कम खाने को, पहनने को, रहने को तो चाहिए। तो एक मिनिमम नीड्स प्रोग्राम आया कि इतना तो इतना हमको चाहिए ही चाहिए है। ये 1974 में आया, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ये सारा का सारा याद रखना है। 1975 में क्या आया, आरआरबी सेटअप हुए, रीजनल रूरल बैंक। अब रीजनल रूरल बैंक के इंसान क्या कर पाए, खुद का एम्प्लॉयमेंट कर पाए, बिजनेस कर पाए, छोटी मोटी स्किल पे काम कर पाए। इसको सुपरवाइज कौन कर रहा था, नाबार्ड सुपरवाइज कर रहा था, रेगुलेटेड बाय आरबीआई। और फर्स्ट आरआरबी कब सेटअप हुआ, यूपी में सेटअप हुआ, मुरादाबाद में, ठीक, ऑन 2 अक्टूबर, ठीक है, ऑन 2 अक्टूबर 1975। फर्स्ट आरआरबी, फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक कहाँ सेटअप होता है, तो यूपी के मुरादाबाद में होता है। कब, 1975 में 2 अक्टूबर, मतलब गांधी जी के बर्थडे के दिन। ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको रट लेने। मैंने बोला है स्टार्टिंग के 5 से 6
5 to 6 5 ईयर प्लान उनके बारे में सबको सब रखना है हमको, ठीक है। टर्मिनेटेड 1 ईयर बिफोर 1978, ठीक है। ये जो प्लान खत्म होना था 1979 में खत्म होना था, बट ये 1 साल पहले ही खत्म हो गया क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई। गवर्नमेंट किसकी आ गई? जनता गवर्नमेंट आ गई, मोरारजी देसाई जी की, ठीक है। और इन्होंने बोला कि यार देखो 5 ईयर में तो चलो ठीक ही है, हम लोग लाएंगे रोलिंग प्लान्स लाएंगे। 1978 से लेकर 1980 तक 2 रोलिंग प्लान्स है, ठीक है, 2 साल के लिए। और गवर्नमेंट दोबारा चेंज हो गई क्योंकि इन्होंने इंसान देखो सारी चीजें अच्छी चल रही होती है, नाम चेंज कर देता है, ठीक है, दिखाने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई कि उन्होंने रोलिंग प्लान्स लाए, वो अच्छे होंगे बुरे होंगे वो हम लोग को डिस्कस नहीं करना है क्योंकि वो लोग 5 ईयर प्लान्स की बात कर रहे हैं। तो जब ये लोग लाए तो उन्होंने सोचा हम सारी चीज़ अच्छी करेंगे, बट दोबारा से गवर्नमेंट चेंज हो गई, है ना। दोबारा से जब गवर्नमेंट चेंज हो गई तो फिर से दोबारा 5 ईयर प्लान आ गए, ठीक है। और आउटकम क्या रहा? 4.4%। अब आपको पता है कि हम लोगों ने जो टारगेट है कम कर लिया, और कम कर लिया तो अब हम लोगों ने ज़्यादा ग्रोथ कर ली। हो क्या रहा है कि जब हम लोग ज़्यादा सोच रहे हैं तब कम कर पा रहे हैं, जब कम सोच रहे हैं तब ज़्यादा कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, इसलिए कभी भी स्टॉक्स में पैसा मत लगाइएगा। आज की वीडियो के लिए मतलब दे देते हैं ना डिस्क्रिप्शन कि स्टॉक्स में निवेश करने से पहले मार्केट इसका ध्यान रखे, ये सारी चीज़ें। तो इस टाइम पे भी पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। अब सिक्स्थ 5 ईयर प्लान की बात करें, भैया ये 1980 में क्यों आया? सुनो मेरी बात, ये 1980 में क्यों आया भैया? अब देखो 1980 का ये याद रखो कि भैया ये तो 74 से लेकर 79 के बीच में चला था। 1 साल का गैप हो गया, लगभग 1 से 1.5 साल या फिर 2 साल का गैप हो गया। तो इसी वजह से तो ये 1980 में स्टार्ट हुआ। अब याद करो ये सेकेंड गैप है, ठीक है। 2 ईयर के लिए ये जो रोलिंग प्लान है, यहाँ पे 2 साल का गैप हो गया और ये दूसरा गैप है। इससे पहले 3 साल का गैप हुआ था 1966 से लेकर 1965 में, जब हम लोग प्लान हॉलीडेज की बात कर रहे थे। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग रोलिंग प्लान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 साल का गैप फिर से देखने को मिला, ठीक है। और ये 5th 5 ईयर प्लान है, तो इसमें भी प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। 6th 5 ईयर प्लान में भी इंदिरा गांधी ही जी होंगी, ठीक है। आपको वीडियो के बाद या फिर रिवीजन के टाइम पे ये चीज़ों को बार बार याद करना है, ठीक है। स्टार्टिंग के 6 जो 5 ईयर प्लान है उनका तो रट ही लेना, ठीक है। 6th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ? 1980 से लेकर 1985 चलता है, पूरे 5 साल। अब हम लोग फोकस कर रहे थे तो गरीबी भी तो फोकस कर ही रहे थे, तो पॉवर्टी रिडक्शन पे फोकस कर रहे थे, राइज कर रहे थे। अब हम लोग धीरे धीरे कर रहे थे कि नेशनल इनकम भी तो थोड़ी हम लोग की बढ़े, टेक्नोलॉजिकल चीज़ें भी तो थोड़ी थोड़ी बढ़े। अब ठीक से देखो तो हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ धीरे धीरे जाने लगे हैं, और आगे आने वाले प्लान से हमको यही सारी चीज़ें और देखने को मिलेंगी। पॉलिसीज़ की बात करो या फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं से इंसान को रोजगार मिले। अचीवमेंट की बात करें 5.2 सोचा था, 5.7 हुआ, मतलब ज़्यादा हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे थे? हैप्पी, हम लोग खुश हो गए थे। हैप्पी हम लोग खुश हो गए थे, ठीक है। नाबार्ड देखो, नाबार्ड इंट्रोड्यूस होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 12 जुलाई 1982 को। और ये इसका जो ईयर है वो पूरा याद कर लेना, ठीक है, पूरा ईयर याद कर लेना, मतलब डेट भी याद कर लेना। लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की भैया जिनके पास जमीन नहीं है उनको भी एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, उसकी गारंटी दी गई। ऐसा एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ का 15 अगस्त 1983 में। 1983 याद कर लोगे, मोर देन इनफ रहेगा। 15 अगस्त याद करोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो नाबार्ड और ये जो लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, दोनों को आपको याद रखना है। टैगलाइन क्या थी? टैगलाइन थी पॉवर्टी रिमूवल, कि गरीबी तो हटानी है, प्लस मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मतलब 6th 5 ईयर प्लान, ठीक है। सिर्फ गरीबी की बात करेंगे तो 5th 5 ईयर प्लान, ठीक है। सिर्फ गरीबी की बात करेंगे तो 5th 5 ईयर प्लान, लेकिन अगर मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो 6th 5 ईयर प्लान। और पीएम इस टाइम पे भी कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। अब इंदिरा गांधी जी 3 बार रह चुकी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार रह चुके हैं, तो अब कौन आएगा? तो चलो अब देखते हैं अब कौन आएगा। अब 7th 5 ईयर प्लान की बात करें 1985 से लेकर 1990, इस टाइम पे जो हमारी हालत थी बहुत खराब हो चुकी थी भाई। क्योंकि हम लोग बाहर से किसी को आने नहीं दे रहे थे। अब हमको बाहर से आने की नीड पड़ जाएगी 1991 में, जब हम लोग एलपीजी रिफॉर्म्स लाएंगे, फिर बाहर से चीज़ आएंगी। माना जाता है उस टाइम पे मोस्टली लोग कहते हैं सिर्फ 14-15 दिन का हम लोग के पास खाना बचा था। फिर ऐसा होता है कि फिर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं एलपीजी, और फिर मतलब कमबैक हो जाता है, ठीक है। क्या होता है चलो देखेंगे, ठीक है, जब हम लोग एलपीजी पढ़ेंगे। फूड ग्रेन्स प्रोडक्शंस की बात करें तो हमारा जो यहाँ पे फोकस था वो बेसिकली था फूड ग्रेन प्रोडक्शन, वर्क एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड प्रोडक्टिविटी। आपको क्या रखना है? फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, ये 3 चीज़ें रट लेना 7th 5 ईयर प्लान के बारे में, कि 7th 5 ईयर प्लान मतलब फूड, वर्क और प्रोडक्टिविटी पे सबसे ज़्यादा फोकस। एम्फेसाइज ऑन सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स, के हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाए फूड ग्रेन्स में। एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स बहुत सारी आई। प्रोफेसर राजकृष्ण जी बोले कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, कि हिंदुओं को कोई तकलीफ नहीं होती जब चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं। उनको लगता है कि ऐसा है तो बढ़ी तो रहा है, वैसे बढ़ना ऐसा चाहिए था, बट उनको लगता है चलो टाइम लगेगा बट बढ़ता। तो उन्होंने बोला ये तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, मतलब हिंदुओं को कोई तकलीफ नहीं है कि धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। ऐसा मतलब काइंड ऑफ हम लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब होता है स्लो ग्रोथ रेट। और ये कौन बोलेगा भाई? वही बोलेंगे, कौन? कृष्ण जी बोलेंगे हिंदुओं के बारे में, तो ऐसे याद रख सकते हो। प्रोफेसर राजकृष्ण बोले थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ मतलब स्लो ग्रोथ रेट थी। अचीवमेंट की बात करें तो भी हमने 6% टोटल अचीव किया। प्लान कितना था, कितना सोचा था, वो हमको याद करने की नीड नहीं है, मैंने पहले ही बोला। 6th 5 ईयर प्लान के बाद हम लोग को एकदम रटने की नीड नहीं है कि हम लोगों ने कितना सोचा था, कितना हुआ। आगे के जो प्लान है उसमें लिखा रहेगा, बट अगर आप याद ना करना चाहो तो ना करिएगा। टैगलाइन क्या थी? फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। पीएम कौन थे? राजीव गांधी जी, ठीक है।
पीएम कौन थे? राजीव गांधी जी, ठीक है, ये एक ही साल के लिए रहेंगे, ठीक है। एनुअल प्लान, अब देखो ये है थर्ड और लास्ट गैप, इसके बाद हमको गैप देखने को नहीं मिलेगा 1990 से लेकर 1992 तक। अब देखो दिक्कतें इतनी हो गई थी कि अब हमको नीड थी कि बाहर के लोग आए, ग्लोबलाइजेशन, हम लोग बाहर की कंपनीज को अंदर लाएं, थोड़ा लाइसेंस राज वाला सिस्टम हटाएं, ये सारी चीजें हो। तो उस टाइम पे इन्होंने बोला कि यार अब हम लोग क्या करते हैं कि एलपीजी को ले ही आते। तो 1991 में जब हम लोग एलपीजी रिफॉर्म्स लाए, उसके बाद ही फिर हम लोग 8th 5 ईयर प्लान को लॉन्च करा, ठीक है। 7th के बाद 8th कब लॉन्च हुआ? तभी हमारी एलपीजी सारी चीजें आ गई, ठीक है। डिले ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लॉन्च्ड आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स, कि ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी उसकी वजह से तो रुका ही रुका था, और ये लॉन्च होता है 1991 के रिफॉर्म्स के बाद, ठीक है। 8th 5 ईयर प्लान आपको पता है काफी सारे लोगों का असैसिनेशन हो जाता है। किस किस का हुआ था? गांधी फैमिली में तो मोस्टली शायद सभी का हुआ है। 8th 5 ईयर प्लान 1992 से लेकर 1997 के बीच में रहता है, मतलब पूरा का पूरा 5-5 साल का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब कोई गैप नहीं है। तो फोकस कर रहे थे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पे, मॉडर्नाइजेशन पे और ह्यूमन डेवलपमेंट पे, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आईटी सेक्टर ग्रोथ, ये सारी चीजें हम लोग की पॉलिसीज थी, इन सारी चीजों पर हम लोग काम करना था। इंडिकेटिव प्लानिंग थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। हम लोगों ने टारगेट्स और गाइडलाइन सेट कर दिए डेवलपमेंट के लिए कि आपको बस इन चीजों पर फोकस करना है, जो आपका वो डेवलपमेंट है वो अपने आप हो जाएगा। बस ये गाइडलाइंस और जो नेशनल टारगेट्स हैं इनको आप मतलब इग्नोर मत करिएगा, बस इन पे फोकस करिएगा, ठीक है। एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन टू मार्केट फोर्स एंड प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, ठीक है। और जो मेन चीज हम लोग जो मार्केट फोर्सेस थी और जो पब्लिक सेक्टर थे उन पे फोकस ना करके हमने टारगेट्स और गाइडलाइंस बना दी कि इन पे आप फोकस करिएगा, बाकी सबका भला हो ही जाएगा। अचीवमेंट्स की बात करें तो 5.6% हमने सोचा था, 6.8 हुआ। बिल्कुल याद करने की नीड नहीं है, देखो आ सकता है क्वेश्चन आ सकता है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन पहले स्टार्टिंग के 6 साल का कर लेना, वो हो जाए उसके बाद इस पर फोकस करना। ये कौन सा है? 8th 5 ईयर प्लान है। 7th वाला क्या था? फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी वाला था, ठीक है। 5th वाला क्या था? गरीबी हटाओ वाला था। 6th वाला क्या था भैया? गरीबी वाला था प्लस टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, मतलब मॉडर्नाइजेशन की बात कर रही थी। पॉवर्टी रिमूवल प्लस मॉडर्नाइजेशन कौन सा था? 6th था। 7th क्या था? वर्क, प्रोडक्टिविटी एंड फूड। 5th क्या था? पॉवर्टी रिमूवल वाला। पीएम इस टाइम पे कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। जब मैं आपको प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ाऊंगा ना, क्योंकि उनके बारे में भी याद आता है कौन किस टाइम पे क्या था, तो उनके बारे में जब प्राइम मिनिस्टर्स होंगे तो उनके बारे में अच्छी अच्छी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 9th 5 ईयर प्लान जो कि 1997 से 2002 के बीच में आ जाता है। अब देखो 9th मतलब ये समझो कि हम लोग 9 बार ये चीजें कर चुके हैं। अब 10 जैसे 10वां 5 ईयर प्लान आएगा तो हम लोग पता है क्या बोलेंगे? जल्दी करो, जल्दी, ठीक है। अब रोको मत, फास्ट करो, स्पीड में करो, ये सारी चीज होंगी। वो कैसे होंगी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मतलब अभी मैं 10th 11th और 12th में एक्सप्लेन करूंगा कि हम लोग बोले जल्दी करो। अभी फोकस क्या है? ग्रोथ करो, सोशल जस्टिस की। भैया अब तो सोसाइटी मतलब सबके साथ भला हो, किसी का कुछ गलत ना हो, है ना। सोशल जस्टिस के साथ चाहिए, इक्वलिटी की बात करो। ग्रोथ हमने कर लिया है, पैसा हमारे पास, अब सोशल जस्टिस की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पॉलिसीज की बात करें तो प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर, इन सारी चीजों पर काम करने को बोला गया हम लोगों से, ठीक है। अब सुनते थे ना। अचीवमेंट था इतना बिल्कुल याद करने की नहीं है। 6.5 सोचा था, 5.4 हुआ, ठीक है। ऐसे याद कर लो, 6 5 5 4, ठीक है। नेक्स्ट सक्सेस, पॉवर्टी रिडक्शन स्लोअर, ठीक है। पॉवर्टी रिड्यूस हो रही थी धीरे धीरे। टैगलाइन था ग्रोथ तो करेंगे बट सोशल जस्टिस के साथ, कि अब हम लोग सोशल जस्टिस की बात कर पा रहे थे कब? 9th 5 ईयर प्लान में, क्योंकि अब तो काफी प्लान हम लोग ला चुके थे, तो हम लोग को आइडिया लग गया था हम लोग कहाँ कमी कर रहे हैं, कहाँ पे कमी नहीं कर रहे हैं। पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है। अब 10th 5 ईयर प्लान, अब देखो हम लोग बोला था कि हम लोग जल्दी जल्दी मचा रहे हैं, तो उन्होंने बोला फास्टर, जल्दी करो, फास्टर ग्रोथ करो, पॉवर्टी रिडक्शन करो, एम्प्लॉयमेंट पे काम करो, पर कैपिटा इनकम की बात करो, ठीक है। टारगेटेड 8% जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी की ग्रोथ 8% हो, और जो पॉवर्टी है वो 5% पॉइंट से कम हो जाए, ठीक है। अचीवमेंट क्या था? 8% सोचा था, 7.6% अचीव हुआ, ठीक है। इंडिया इमर्ज ऐसा ग्लोबल, नहीं शायद 8% हुआ, 7.6% सोचा था, ऐसा कुछ था, ठीक है। इंडिया इमर्ज ऐसा इसको मैं भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इंडिया इमर्ज ऐसा ग्लोबल आईटी हब, इंडिया एक आईटी हब की तरह उभरा, ठीक है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन लॉन्च, ये थोड़ा याद रखिएगा। 10th 5 ईयर प्लान में हमको नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन लॉन्च होते हुए देखने को मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम कौन थे इस टाइम पे? अटल बिहारी वाजपेयी तो थे, बट मनमोहन सिंह जी भी आ जाएंगे, ठीक है। मतलब टेन्योर आधा आधा होगा। अब मनमोहन सिंह जी जो आ जाएंगे तो आगे वाले 2 में भी हमको मनमोहन सिंह जी ही देखने को मिलेंगे। अब 11th 5 ईयर प्लान पे मैंने बोला था, अभी भी हम लोग स्पीड की बात करो, रैपिड करो, मतलब स्पीड में करो, ठीक है। इंक्लूसिव, ये वर्ड याद रखना, इंक्लूसिव एंड रैपिड ग्रोथ। एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे फोकस करना था। एक्सपेंशन करना था, हायर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट की बात कब होती है? 11th में तो होती है, प्लस 12th में भी होती है। 11th में पॉलिसीज लाए स्किल डेवलपमेंट की, 12th पे फोकस किया था स्किल डेवलपमेंट पे, फर्क है दोनों में, ठीक है। अभी क्लियर कर दूंगा। रूरल हेल्थ मिशन आए। अचीवमेंट की बात करें तो 9% सोचा था, 7.9% हुआ। एक सेकंड रुकना जरा, मैं क्लियर कर लूँ स्टार्टिंग में मैंने कैसे बताया था। हाँ, कि 5.6% सोचा था, 3.3% अचीव हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा?
यहाँ पे क्या है कि 8% सोचा था 7.6% अचीव हुआ, और यहाँ पे 9% सोचा था 7.9% अचीव हुआ, ठीक है। लिटरेसी एंड स्कूल एनरोलमेंट इंप्रूव, टेलीकॉम बूम हुआ, ठीक है। पीएम इस टाइम पे मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है। 12th फाइव ईयर प्लान की बात करें तो फास्टर सस्टेनेबल, अभी भी हम लोग को जल्दी है, फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव वर्ड यहाँ भी याद रखिए। अब यहाँ की पॉलिसीज थी स्किल डेवलपमेंट वाली, मतलब वहाँ पे भी पॉलिसीज यही थी, किसमें 11th में भी हमको स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही थी, यहाँ पे भी स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है। बट यहाँ पे फास्टर सस्टेनेबल मतलब आगे आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी बचा के रखना है, पॉवर्टी रिडक्शन, ठीक है। इतना ही था, ठीक है। अचीवमेंट की बात करो तो ग्रोथ भैया 6.7%, मिक्स्ड सक्सेस, हमको सक्सेस मिली पर मिक्स्ड, पॉवर्टी तो डिक्लाइन हुई बट जो हमारे टारगेट्स थे वो पूरे मीट नहीं हो पाए, कि हमने आज पढ़ तो काफी लिया है बट जितने टारगेट बीटीएस की तरफ से दिए गए थे वो सारे नहीं हो पाए। टैगलाइन क्या थी, फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। नीति आयोग भाई रिप्लेस कर देता है प्लानिंग कमीशन को, चेयरमैन होते हैं श्री मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो कि एक लिविंग गॉड है, ठीक है। सीईओ कौन होते थे, बीवीआर सुब्रमण्यम, इनके बारे में याद रखेंगे। वाइस चेयरमैन कौन थे, सोमन बेरी जी। ये सारे के सारे फैक्ट एकदम रख लेना, ठीक है। मोदी जी नाम याद रख लेना, ठीक है। लिविंग गॉड आपको याद करने की नीड है नहीं, ठीक है। पीएम कौन हो जाएंगे, मनमोहन सिंह जी हो जाएंगे। अब वो हैं तो हैं भाई, क्योंकि वो खुद बोले हैं कि भाई जब से, मतलब उन्होंने बोला था इंटरव्यू में कि जब से उनकी माता जी गई हैं तब से उनको लगता है कि उनका जन्म ही नहीं हुआ है, वो बायोलॉजिकल है ही नहीं। अब वही बोले थे, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। 2017 के बाद क्या हुआ कि एंड हो गया 5 ईयर प्लान्स का भाई, नीति आयोग आ गया। अब नीति आयोग आया तो क्या भैया, अब हम लोगों ने क्या किया था, डिसेंट्रलाइज कर दिया था। हम लोगों ने क्या किया था, अब हम लोग रिजिड नहीं रहे थे, अब हम लोग फ्लेक्सिबल हो गए थे, टाइम टू टाइम चेंज कर सकते थे। तो वो फ्लेक्सिबल डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म विजन डॉक्यूमेंट्स के एग्जाम्पल, 15 साल का विजन बना के रखेंगे, 7 साल की स्ट्रेटजी बनाएंगे, 3 साल के एक्शन एजेंडा बनाएंगे, काफी सारी चीजें हमको देखने को मिली नीति आयोग में। रीजन क्या था, द ग्लोबल इकोनॉमी डिमांड्स एडेप्टेबिलिटी। जो ग्लोबल इकोनॉमी थी वो डिमांड कर रही थी कि हम लोग टाइम टू टाइम एडेप्ट होते रहें, ऐसा नहीं कि 5 ईयर की साइकिल चल रही है उन पर पूरा पूरा डिपेंडेंट हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चंस अगर लाइव होते तो आप लोग से पूछ लेते हैं, बट अभी मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया, 1947 में, तो ये देश आजाद हुआ था। 1950 में भैया नहीं आया था, 1951 से 1956 के बीच में था, तो 1951 में हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, तो आंसर हो जाएगा 1951। विच मॉडल गाइडेड द फर्स्ट प्लान। अब फर्स्ट प्लान क्या हो जाएगा, हेरेड दोमर मॉडल, एकदम रट लेना, ठीक है। हेरेड दोमर मॉडल एकदम रट लेना। विच इंडिया लार्जेस्ट, इंडिया का जो लार्जेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा भाखरा नागल डैम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाखरा नागल डैम, ठीक है। हीराकुड कैसे हो जाएगा जरा ये मतलब, हीरा लॉन्गेस्ट है, पता है आपको, हीरा लॉन्गेस्ट है, हीराकुड डैम है लॉन्गेस्ट है, ठीक है। तो लार्जेस्ट तो आप लोग को पता है भाखरा नागल, और लॉन्गेस्ट अगर बात करें तो हीराकुड और किस नदी पे, जरा ये कमेंट करके बताओ। ये तो सतलज पे है, हीराकुड कहाँ पे, रिवर बड़ी मतलब महानदी है, मतलब ये महानदी वाला है, ठीक है। और नागार्जुन सागर कहाँ पे, ये कृष्ण जी वाली रिवर पे, कृष्णा रिवर पे है, ठीक है। इस बात को भी हमको याद रखना है। ट्रिक्स आपको बताया था ना, ट्रेक रेक कुछ नहीं होता है, बट बेसिकली हम लोग थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए तो आपको चीजें याद रहेंगी, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन वॉज सेटअप इन 1956 अंडर फर्स्ट प्लान। फर्स्ट प्लान पे क्या हुआ भैया, आईआईटी खड़गपुर सेटअप हो रहे थे, है ना, इसमें क्या दिमाग लगाने वाली बात है, तो आईआईटी खड़गपुर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ओके। विच प्लान वॉज बेस्ड ऑन महानलोबिस मॉडल। तो भैया ये नेहरू महानलोबिस मॉडल पे बेस्ड था, ये था सेकंड प्लान, ठीक है, ठीक है। विच स्टील प्लांट वॉज सेट, यूएसएसआर मतलब ये है कि थोड़ी सा भला कर दो, और भला करो तो मतलब छत्तीसगढ़ मिले, तो छत्तीसगढ़ में भिलई में यूएसएसआर की हेल्प से हम लोग ने सेटअप किया था, ठीक है। भिलई प्लांट हो जाएगा, ठीक है। विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन सपोर्टेड द सेकंड प्लांट। सेकंड प्लान को किस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने सपोर्ट करा, कमेंट करके बता दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड भैया, तो वही है 56 में जो आया, 1948 में तो प्लान ही नहीं आए थे, 1977 बहुत आगे हो जाएगा। और जो आप 1991 की बात कर रहे हो, यहाँ तो एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए, तो आंसर हो जाएगा आईपीआर 1956। उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, है ना, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। विच स्लोगन वॉज गिवन बाय लाल बहादुर शास्त्री ड्यूरिंग थर्ड प्लान। थर्ड प्लान में उन्होंने क्या बोला, फूड बैंक एंड प्रोडक्टिव नहीं है, तो सेवंथ में बोला था जय जवान जय किसान, भैया यही तो बोला था, थर्ड में यही हो जाएगा। गरीबी हटाओ किसने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला था फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। फास्टर इंक्लूसिव ग्रोथ, जरा ये कमेंट करके बताओ ये कब बोला गया, मतलब ये तो हम लोग का वो था ए, मतलब क्या बोलते उसको, स्लोगन था काइंड ऑफ, तो ये कब बोला गया ये बताओ जरा, लास्ट वाला, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज, अरे यार क्या होता है भाई, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप इन 1956 फॉर द फूड मैनेजमेंट, तो इसका आंसर एफसीआई हो जाएगा। और डेट कितनी थी, 14 जनवरी 1965, ठीक है। ये भी हम लोग को याद रखना था, ओके। तो विच वॉर डिस्ट्रीब्यूटेड द थर्ड प्लान, तो भैया 2 वॉर हुए थे, 1962 वाला तो वही था, और 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर भी हुआ था, ठीक है। तो दोनों हम लोग को याद रखने हैं।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आंसर आपको दिख जाते होंगे बट मुझे पता है कि आप लोग नहीं देखते होंगे क्योंकि सारी चीज़ आपको रट गई होंगी। तो इसका विच फॉर्मूला गाइडेड द फोर्थ प्लान, फोर्थ प्लान क्या हो जाएगा, गडगिल फॉर्मूला, डीपी धर मॉडल, रुद्रलन मॉडल या फिर हैरर दोमर मॉडल। तो सीधी बात है हैरर दोमर मॉडल तो कैसे भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कौन सा होगा जरा कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गडगिल फॉर्मूला। ठीक है, गडगिल फॉर्मूला। ठीक है, विच न्यूक्लियर टेस्ट वॉट कंडक्टेड, तो इसका हो जाएगा पोखरा स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, और स्माइलिंग बुद्धा क्यों, क्योंकि गौतम बुद्ध जयंती शायद उस दिन थी मोस्ट प्रोबेबली। हाउ मेनी बैंक्स, भैया टोटल 14 बैंक्स इनिशियलाइज हुए थे। ठीक है, विच स्लोगन वॉज सेंटर टू द फिफ्थ, गरीबी हटाओ, किसने दिया था, इंदिरा गांधी जी ने दिया था। विच प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन 1975 अंडर फिफ्थ प्लान, फिफ्थ प्लान। देखो भैया 1975 में गरीबी की बात है तो ये भी आया था मिनिमम नीड्स प्रोग्राम और 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, ये दोनों आए थे, पता है आपको। बट क्या पूछा है, प्रोग्राम, तो प्रोग्राम तो ये दोनों थे, तो दोनों तो होने चाहिए। बट लिखा क्या है, इन्होंने बोला है 20 पॉइंट्स प्रोग्राम। बाय द वे ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे, दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, विच बैंक्स वर सेटअप इन 1975, 1975 में कौन से बैंक से सेटअप किए गए, तो आरआरबी सेटअप किए गए थे। पहला कहाँ पे सेटअप किया गया था ये जरा मुझे कमेंट करके बता दो। तो मुरादाबाद यूपी में 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 में। ठीक है, इंस्टीट्यूशन वॉज सेटअप 1982 ड्यूरिंग सिक्स्थ प्लान। सिक्स्थ प्लान के टाइम पे क्या हुआ था ये बताओ। सिक्स्थ प्लान के टाइम पे कौन आया था, नाबार्ड आया था। अब नाबार्ड की तरफ फुल फॉर्म कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, बिच प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन 1983, 1983 में क्या हुआ था, तो भैया लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की बात कर रहे थे। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो आपको याद होगा भैया स्टार्टिंग में तो 5-6 को एकदम रट गए, आगे के याद नहीं आ रहे, आगे की इतनी नीड भी नहीं है, क्वेश्चन से याद कर लो, बहुत मोर देन इनफ है। ठीक है, बिच प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द 7th 5-year प्लान। देखो 3 में रहे इंदिरा गांधी जी, 3 में रहे जवाहरलाल नेहरू जी, तो इंदिरा गांधी जी हटा दीजिए, ये लोग बाद में, ये लोग बाद में, तो आंसर हो जाएगा राजीव गांधी जी। ठीक है, ठीक है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कौन बोलेंगे, वही कृष्ण जी बोलेंगे, तो राधे कृष्णा याद रखेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है स्लो ग्रोथ। ठीक है, बिच प्लान इंट्रोड्यूस द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात करें तो भैया ये 8th प्लानिंग था, है ना, 8th प्लान था, 1991 के बाद ही लॉन्च हुआ था ना, तो 8th प्लान था, इसको आपको पता होगा। ठीक है, बिच प्लान वॉज टैगलाइन ग्रोथ प्लस सोशल जस्टिस। ये 9th की बात थी ना, कि हम लोग फिर सोशल जस्टिस की बात करने लगे थे, याद आया 9th प्लान। ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन एकदम एकदम रट गया होगा आपको, 10th प्लान था ये। ठीक है, बिच प्लान एम्फसाइज इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ की देखो 2 जगह बात हुई थी अगर आपको याद होगा तो, लेकिन हम लोग एकदम इंक्लूसिव ग्रोथ का अगर कोई पूछेगा तो आपको क्या याद रखना है हमेशा, 11th प्लान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11th 5-year प्लान। ठीक है, विच प्लान वॉज द फर्स्ट, लास्ट ऑफिशियल हो जाएगा 12th 5-year प्लान। विच ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग हो जाएगा। विच प्लान इंट्रोड्यूस रोलिंग प्लान्स कब आए, पहला गैप तो 3rd 5-year प्लान के बाद दिखा था, उसके फिर 1 या 2 साल बाद, मतलब 1 या 2 प्लान के बाद दोबारा गैप देखने को मिला था। तो पहला तो 3rd 5-year प्लान के बाद हमको गैप देखने को मिला, फिर 5th 5-year प्लान के बाद 2 गैप देखने को मिले। ठीक है, और फिर 7th के बाद गैप देखने को मिला था। ठीक है, जब 8th प्लान आया था 1991 में। ठीक है, तो उस टाइम पे 2 साल का गैप था, आपको पता होगा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, तो 5th प्लान के बाद हमको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जो सबसे पहला गैप देखने को मिला था वो 1966 से लेके 1969 के बीच में देखने को मिला था, जब हम लोग को क्या हुआ था, बहुत सारे वॉर्स हो गए थे, तो हम लोगों ने क्या ले लिया था, हम लोगों ने बोला प्लान हॉलीडेज बोल दिया था उनको, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, विच प्लान फॉर द राइज ऑफ आईटी एंड सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। अगर आपको लग रहा है कि भैया ये हमको याद नहीं आ रहा है तो इसको थोड़ा रट लेना, 8th प्लान हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब ये मत कहना कि बताया नहीं भैया, लिखा नहीं था, रट लेना। ठीक है, विच प्लान एम्फसाइज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड स्किल डेवलपमेंट की बात कहाँ हो रही थी, मैं पहले ही बोला था कि स्किल डेवलपमेंट आएगा, तो आप 12th 5-year प्लान लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि मोदी जी जब आए तो स्किल डेवलपमेंट की बात होने लगी। ठीक है, विच प्लान वॉज डिस्टर्बटेड बाय द वॉर्स, ये भैया 3rd प्लान था, आपको पता होगा, वॉर्स की वजह से सारी चीज हुई। विच प्लान वर्क प्रोडक्टिविटी, तो 7th वाला हो जाएगा, एकदम रट लेना। विच इकोनॉमिक्स पॉइंट हिंदू टर्म, तो ये राजकृष्ण जी हो जाएंगे। और कितने क्वेश्चन बचे, विच प्लान वॉज डिलेड ड्यू टू पॉलिटिकल, अच्छा ये 9, ये तो भैया 7th प्लान था, 7th प्लान था, है ना। अच्छा डिलेड मतलब देर में हुआ, तो ये तो 8th प्लान हो जाएगा ना, 8th प्लान, है ना। अच्छे समझो, इन्होंने बोला है कि कौन सा प्लान डिले हो गया था, किस प्लान की वजह से, तो डिले तो भैया 8th वाला हो गया, 8th वाले को होना चाहिए था, बट वो थोड़ी देर में हुआ, तो 8th प्लान डिले हुआ था। ठीक है, उन्होंने ये नहीं पूछा कि 1991 से रिफॉर्म से पहले कौन सा प्लान था, अगर वो ये पूछते तो हम लोग 7th प्लान लगाते हैं। ठीक है, विच प्लान यूज इंडिकेटिव प्लानिंग, भाई ये पॉइंट मत भूलिएगा, मैं आपको बताया भी था कि इसको मत भूलिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8th प्लान। ठीक है, और ये थोड़ा रट लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसको मत भूलिएगा। ठीक है, विच प्लान हैज अ टैगलाइन ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, भाई 9th वाला था, लॉन्च द 9th प्लान। अब 9th प्लान किसने लॉन्च करा, 3 वो आए, उसके बाद राजीव गांधी जी आए, ये 7 में होगा, उसके बाद कौन आएगा देखने को मिलेंगे हमको,
पीवी नरसिम्हा राव जी देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमको देखने को मिले थे कौन, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, बीच प्लान टारगेट 8% जीडीपी ग्रोथ, ये 9th 10th या 12th में से किसके ऊपर था ये प्लान, जरा बताओ। ये 10th वाला था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉवर्टी रिडक्शन की बात कर रहे थे भैया। पॉवर्टी तो 5th में बात करी थी, जो चीज़ 5 में करोगे वो चीज़ 10 में भी तो करोगे। तो ऐसे याद कर लो कि पॉवर्टी वाला काम थोड़ा सा 10th वाले में भी था, मतलब 5th में तो था ही था, 6th में भी था थोड़ा सा। आपको पता होगा पॉवर्टी के साथ क्या कर रहे थे, मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे थे। और फिर जो 10th 5 ईयर प्लान आता है उसमें भी थोड़ी सी पॉवर्टी रिडक्शन की बात हुई थी 5% पॉइंट से। तो 10th वाले में भी ये पॉइंट को आपको याद रख लेना है। ठीक है, विच मिशन वॉज, मिशन तो ये हॉर्टिकल्चर मिशन हो जाएगा। क्या लिखा है ये, हाँ तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। ठीक है, 10th है ना, हाँ बस वही है। विच प्लान एम्फसाइज इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ ये 11th वाला आपको बताया था। विच प्राइम मिनिस्टर लॉन्च 11 प्लान, हाँ ये बताओ। तो भैया मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, अच्छा कौन सा प्लान था जिसको 2 लोगों ने साथ में किया था, वो जरा प्लान बताओ। ठीक है, विच प्लान एम्फसाइज रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्किल डेवलपमेंट, तो ये 12th हो जाएगा। ठीक है, लास्ट ऑफिशियल प्लान 12th प्लान हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस बाय प्लानिंग कमीशन नीति आयोग हो जाएगा। विच प्लान वॉज टर्मिनेटेड अर्ली, पहले रोलिंग प्लान आए और पहले टर्मिनेट हो गया तो हो जाएगा टर्मिनेटेड अर्ली, पहले ही खत्म हो गया तो 5th 5 प्लान है ना। इसके बाद ही तो दिक्कत हुई थी ना, हाँ 2 साल की। विच प्लान फॉर द राइट्स ऑफ IT एंड सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, ये दोबारा 8th 5 प्लान था ना इसका आंसर। इसका जरा आंसर बताना है ना। तो इसका आंसर दोबारा क्या हो जाएगा, 8th 5 प्लान हो जाएगा। ठीक है, क्या है अब, क्या है क्वेश्चन, विच प्लान पॉवर्टी रिडक्शन मॉडर्नाइजेशन, तो ये 6th था। जब बोला था ना कि पॉवर्टी गरीबी की बात 6th में भी थी, बट मॉडर्नाइजेशन भी आ गया था साथ में। ठीक है, विच प्लान इंट्रोड्यूस मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, भाई 5th वाले में गरीबी की हर जगह बात हो रही थी। विच प्लान एम्फसाइज सेल्फ सफिशिएंसी एंड फूड ग्रेन, फूड ग्रेन की सेल्फ सफिशिएंसी हो जाए 6th 7th होना चाहिए, है ना। मोस्ट प्रोबेबली यही होना चाहिए कि 7th होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, है ना। तो 7th वाला हो जाएगा इसका। ठीक है, विच प्लान इंट्रोड्यूस नाबार्ड, नाबार्ड आया था हम लोग का 8th में शायद, ये 6th में, 8th में या 6th में। नाबार्ड ना, गरीबी की बात हो रही थी तो नाबार्ड बैंक्स आए थे, उनकी हेल्प कर रहा था नाबार्ड। और नाबार्ड उसके जस्ट एक प्लान बाद है, तो 5th के जस्ट बाद क्या हो जाएगा, 6th वाला हो जाएगा, अगर आपको इतना आप रिलेट कर पा रहे हैं तो। ठीक है, विच प्लान एम्फसाइज फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, अरे यार ये फास्टर सस्टेनेबल तो हो जाएगा 12th प्लान, खत्म, शायद खत्म, हाँ खत्म हो गया, चलो ठीक है। तो कल जो लाइव में आपको वीडियो में दिक्कतें आई थी वो आज बिल्कुल नहीं आई होगी, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है। करके कुछ आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि वो मेरा लैपटॉप बहुत जल्दी गर्म हो जाता है भाई। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भाई वो सह पाए, क्योंकि मैं गर्मी में वीडियो बनाता हूँ। तो मेरा दुख दर्द मत सुनो, बस ये बताओ वीडियो पसंद आई कि नहीं आई, आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। आपको पता है कि जब पढ़ रहे होंगे तो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही होंगी, बट जब आपने क्वेश्चंस करे होंगे तो मोस्टली बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो गई होगी। बस मैं वही सुनना चाहता हूँ कि आपको चीज़ें याद हुई क्या, ये जो मेरी थोड़ी सी मेहनत थी क्या वो रंग लाई, क्या आपको चीज़ें याद हुई, क्या माइंड में घुसी। क्या अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 5th 5 प्लान में किसकी बात हो रही थी तो क्या आप बता पाएंगे, गरीबी की बात हो रही थी। मैं कहूँगा 7th 5 प्लान, तो आपके मन में आ जाएगा वर्क, प्रोडक्टिविटी और फूड आ जाएगा कि नहीं आएगा। जब मैं आपसे पूछूंगा 2 लोगों ने काम किया था तो क्या आपके मन में आएगा। जब मैं बोलूँगा कि जब मोदी जी आ गए थे, जब लास्ट 5 प्लान था वो कौन सा 5 प्लान था, कितने कितने के बीच में चला। जब मैं आपसे पूछूंगा स्टार्टिंग के 3 में कौन प्राइम मिनिस्टर था, तो क्या आपके मन में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। कौन से 3 गैप्स हमको देखने को मिले, तो आप सीधा सीधा बता देंगे कि एक तो भैया 1966 से लेकर 1969 तक गैप देखने को मिला, ये क्यों हुआ था जरा ये बताओ। सेकंड गैप क्यों हुआ था ये बताओ। थर्ड गैप क्यों हुआ था जरा ये बताओ। थर्ड गैप हमको 1991 के रिफॉर्म से पहले देखने को मिला था। रीजन क्या दिया गया था, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। उससे पहले जो गैप देखने को मिला वो 2 साल का गैप देखने को मिला था। 1960 से 1970 मोस्ट प्रोबेबली शायद यही ईयर है। उस टाइम पे गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, है ना, क्योंकि थोड़ा इमरजेंसी वाला सिस्टम था, तो गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, जनता दल आ गई थी, ऐसा कुछ था ना, ऐसा कुछ था ना। यही सारी चीज़ें बस आपको याद रखनी है। स्टार्टिंग के 3 जरा डैम कहाँ सेटअप हुए थे वो जरा आपको याद रखने हैं। फिर 3 स्टील प्लांट कहाँ सेटअप हुए, एक तो भले ही सेटअप हुआ, एक रौर खेला सेटअप हुआ, मतलब केला सड़ जाएगा तो कहाँ पर होगा, ये जरा कमेंट कर बताओ। उड़ीसा में, और उड़ीसा में क्या हो जाएगा, केला में जंग लग जाएंगे, मतलब जर्मनी की वजह से हुआ था। ठीक है, और थर्ड वाला क्या हुआ था, एक तो भले ही एक रौर केला, और थर्ड वाला क्या था जरा कमेंट करके बताओ। मुझे याद नहीं आ रहा थर्ड वाला कौन सा था, जल्दी से बताओ। दुर्गा वाला था, ठीक है, दुर्गा जी वाला था। और वो किससे रिलेटेड था, वो था वेस्ट बंगाल में, क्योंकि दुर्गा जी की पूजा होती है। पर उनके बारे में कौन जानता था, ब्रिटेन जाता, तो ब्रिटेन की मदद से हुआ था, है ना। तो यही सारे फैक्ट्स आपको रिलेट करने, यही सारे जो मैट्रिक्स बताए इनको रिलेट करते रहो, याद करते रहो, और सारी की सारी चीज़ें आपके कदमों में होंगी। मतलब ये 5 ईयर प्लान की सारे के सारे फैक्ट्स आपको रट जाएंगे। 2-4 फैक्ट्स इसमें और इंपॉर्टेंट होंगे जो कि आपको PYQs में देखने को मिलेंगे। जब भी PYQs में देखने को मिले इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट कर देना, वो चीज़ें मैं नोट्स में हाईलाइट कर दूंगा। और अगर मुझे कोई भी नया फैक्ट देखने को मिलता है तो वो तो मैं नोट्स में ऐड कर ही दूंगा। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो के एंड होने से पहले एक बार मुझे बता दीजिएगा कि वीडियो आपको पसंद आई कि नहीं आई, और अगर आपको पसंद आई तो मैं ऐसे हैप्पी हो जाऊंगा, और अगर पसंद नहीं आई तो मैं थोड़ा सा सैड हो जाऊंगा। ठीक है, देखो भाई मैं सैड अच्छा नहीं लगूंगा, इसलिए आप ऐसा करो कि वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना, और अगर आपको चीज़ें याद हुई हैं तो कमेंट करके बता देना। और अगला जो हमारा वीडियो होगा वो मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था।
उसके बाद जो वीडियो होगा उसके बाद वो हम लोग 1991 के रिफॉर्म्स को फोकस करेंगे, फिर आईपीआर पे फोकस करेंगे। मतलब ये 4 इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, 4 को निपटा दें सोच रहा हूँ मैं, है ना। तो चलो फिर आज की वीडियो बस इतना ही। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो जाने दें, बिल्कुल नहीं होने। तो चलो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को हाइप कर दीजिएगा अगर पसंद आई है तो, और पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। उम्मीद है कि शायद मैं ट्रिक से आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद करा पाया हूँ।